अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, हमारा जो सेशन चल रहा था मैनेजमेंट में, हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। आज हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करें एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो इसमें सबसे अहम चीज़ है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस क्या हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स के जो सेंट्रल चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे पहला चैलेंज हमारे पास आता है ग्लोबल कम्पिटिटिव चैलेंज। कि जब से हम ग्लोबल विलेज में, हम ग्लोबलाइजेशन में दाखिल हुए हैं, जब से हमारे सामने जो एक वैरायटी ऑफ चैलेंजेस है, वो है ग्लोबल कंपटीशन। तो ग्लोबल कम्पिटिटिव चैलेंजेस हमारे सामने। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंजेस। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, ये भी एक एचआर का बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड है अंडर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। और दुनिया के अंदर एक बड़ा मसला जो आज के दौर में है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये एक चैलेंज हमारे सामने है। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस में इजाफा होता जा रहा है। इस बढ़ती हुई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिलफिल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट मेडिकल फूड एंड हाउसिंग चैलेंज। मेडिकल फूड एंड हाउसिंग फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉयज को देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी प्राइसेस तेजी से बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद एक मिसलिनियस चैलेंजेस, अननोन चैलेंजेस होते हैं, जो वेरी करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, वेरी करते हैं बिजनेस टू बिजनेस, वो भी हमारे पास होते हैं। एथिकल चैलेंजेस। आज के दौर में बिजनेस की एथिकल कंसिडरेशन भी बढ़ती जा रही है, और ये एथिकल चैलेंजेस भी जो है एचआरएम के लिए बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में। वर्क फॉर डाइवर्सिटी चैलेंजेस। एक आज के दौर में एचआरएम के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, वो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, कि हम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को किस तरीके से मैनेज और हैंडल करें। तो ये वो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ चैलेंजेस हैं जो किसी भी एचआर मैनेजर या एचआर डिपार्टमेंट को फेस करने पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें द रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज टू जॉब, द रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज टू ऑब्जेक्टिव इन एचआरएम, कि हम इन एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव और सपोर्टिंग एक्टिविटीज। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और सपोर्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में सबसे हम पहले बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अहम ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है उसका सोशल और सोसाइटिकल ऑब्जेक्टिव, कि वो सोसाइटिकली ऑब्जेक्टिव को किस तरह अचीव करेगी। सपोर्टिंग एक्टिविटीज में हम इसमें जो एग्जीक्यूशन करते हैं, वो लीगल कंप्लाइंसेस, बेनिफिट्स, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। हम लीगल कंप्लाइंसेस को कंसीडर करते हैं, हम बेनिफिट्स में इजाफा करते हैं, और यूनियन और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्लेसमेंट, असेसमेंट। यानी हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, फिर हम एचआर के प्रोसेस के जरिए एम्प्लॉय सिलेक्शन करते हैं, फिर सिलेक्शन के बाद उन अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस को प्राइस करते हैं यानी अप्रेजल के जरिए, फिर प्लेसमेंट करते हैं और फिर असेसमेंट करते हैं। तो ये वो तमाम ऑब्जेक्टिव हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमारे पास मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, वो है अप्रेजल, सेकंड प्लेसमेंट, और फिर असेसमेंट। हम परफॉर्मेंस को प्राइस करते हैं, फिर हम एम्प्लॉय को प्लेस करते हैं, और फिर हम असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में जो हमारे पास होते हैं, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास जो सपोर्टिंग एक्टिविटी होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह ट्रेन करें और किस तरह डेवलप करें। फिर अप्रेजल, प्लेसमेंट, कंपनसेशन एंड असेसमेंट, हम उनको किस तरह कंपनसेट करें, हम उनको किस तरह प्लेस करें, और हम उनको किस तरह उनकी असेसमेंट करें। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लीगल लेजिस्लेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट। तो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के तहत फंक्शंस होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लीगल लेजिस्लेशन के तहत फंक्शंस होते हैं, और पर्सनल मैनेजमेंट के तहत हमारे और एचआर के फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। चैलेंजेस फेस बाय एचआर मैनेजर, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एचआर मैनेजर फेस करता है? इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस के तहत जो एक एचआर मैनेजर चैलेंजेस फेस करता है उसमें है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, डेमोग्राफिकल, एजुकेशन लेवल, रेस, एज, सेक्स, एक्ट। आज के दौर में जो एक एक्सटर्नल चैलेंजेस में सबसे अहम है वो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, कि वर्क फोर्स की जो डाइवर्सिटी हो रही है। डेमोग्राफिकली तेजी से एक ट्रेंड आ गया है कि वो तमाम लोग जो रूरल एरियाज में रहते थे वो अर्बन एरियाज में मूव कर रहे हैं, जिससे सिटीज की पॉपुलेशन में अनकंट्रोलेबल इजाफा हो रहा है। और एक और मूवमेंट ऑफ डेमोग्राफिकल है वो है अंडर डेवलप कंट्रीज से टुवर्ड्स डेवलप कंट्रीज, लोग तेजी से मूव हो रहे हैं, और ये भी इस डेवलप कंट्रीज की तेजी से पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। तो ये डेमोग्राफिकल हमारे लिए चैलेंजेस है। सेकंड, एजुकेशन लेवल। वर्क के साथ साथ एक और जो हमारा एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो है एजुकेशन लेवल, कि हम अपने वर्कर और एम्प्लॉयज की जो एजुकेशन का क्राइटेरिया लेवल है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। फिर रेस है, रेस के जरिए जो है हम डिटरमाइन, ये एक चैलेंज है कि हमारे एम्प्लॉयज के दरमियान रेस कॉम्प्लेक्सेस। फिर एज है, एज के लिहाज से कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम मैक्सिमम एज, और फिर सेक्स के लिहाज से कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये हमारे लिए तमाम जो एक एचआर मैनेजर के लिए होते हैं ये एक्सटर्नल चैलेंजेस। सेकंड एक्सटर्नल चैलेंजेस में टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिबोट इन प्रोडक्शन एक्ट। तो टेक्नोलॉजी के जरिए से भी जो है हमारे बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे पहले ऑटोमेशन। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से कल तक वो मशीन जो ह्यूमन रिसोर्सेज की डिपेंडेंट होती थी वो आज सेल्फ सफिशिएंट हो गई है। अब ड्यू टू प्रोग्रामिंग वो मशीन अपनी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू नीड स्टार्ट करती है, अकॉर्डिंग टू नीड स्टॉप करती है, और इस तरह डिपेंडेंसी टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज ना होने के बराबर रही। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज डेवलप हो चुकी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है कि आज के दौर में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप की है। इसकी बुनियाद पे बहुत सारी जो हम एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर रिबोट इन प्रोडक्शन, और आज की डेवलपमेंट और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के दौर में रिबोट इंसान के रिप्लेसमेंट में आ गए हैं, और वो हर वो काम जो इंसान करते थे उनसे ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए चैलेंजेस में इजाफा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट चैलेंजेस, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट के चैलेंजेस ये हैं कि गवर्नमेंट के लॉस, लॉस की लेजिस्लेशन, लॉस की चेंजिंग, रूल्स जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट डेवलप करती है, और इनको फॉलो करना उस कंट्री की तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस के अंदर हमारे पास है यूनियन। आज के दौर में यूनियन लेबर बहुत पावरफुल है और बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में उन यूनियंस को जो है फेस करना और उन यूनियंस को सेटिस्फाई करना ये एचआर मैनेजर के लिए बड़ा चैलेंज है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन अबाउट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय, फ्यूचर एचआर नीड एक्ट। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोवाइड की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चाहती है, और एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में एम्प्लॉय एचआर की नीड्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस में एक और चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कॉन्फ्लिक्ट।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एचआर मैनेजर के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर होते हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, और डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने की जैसे जब वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। इसमें है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक एक अपना कल्चर होता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फीचर्स, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट एंड इनके फीचर, इट्स पीपल, सक्सेस एंड फेलियर, वहाँ के लोगों की कामयाबी नाकामी, और एचआर चैलेंजेस में अराइज कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल। और ये जो चैलेंजेस हैं ये लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनवेरेबल कंडीशन इख्तियार कर सकता है। फिर उसके बाद में प्रोफेशनल चैलेंजेस। प्रोफेशनल चैलेंजेस में सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इज अनदर चैलेंजेस। आज के दौर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही है, सर्टिफिकेशन रिलेटेड क्वालिटीज। तो ये सर्टिफिकेशन जो है इनको अचीव करना, इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है अदर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, और वो तमाम दीगर जो वक्त के साथ साथ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, वो एक बहुत बड़े चैलेंज है एचआर मैनेजर के। इंटरनेशनल चैलेंजेस, इंटरनेशनल चैलेंजेस में एम्प्लॉय राइट्स, एथिक्स, लॉ, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्सेस हायर एंड फायर सिस्टम। तो इंटरनेशनल चैलेंजेस में जो है एम्प्लॉय के राइट्स, यानी एम्प्लॉय के राइट्स को सिक्योर करना, एथिक्स, एम्प्लॉय के एथिक्स यानी एम्प्लॉयमेंट में एथिक्स को फॉलो करना, और उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट एथिक्स यानी एम्प्लॉयमेंट में एथिक्स को कंसीडर करना, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्सेस हायर एम्प्लॉयमेंट की हायरिंग और एम्प्लॉय की फायरिंग, ये तमाम चीजें हमारे लिए हिस्सा बनती हैं एचआर चैलेंजेस का। उसके बाद है हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस। इक्वल एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस के अंदर जो हमारे पास एक मेन चैलेंज है वो हमारे पास आता है इक्वल एम्प्लॉय लॉ, एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, इक्वल पे एक्ट। तो ये जो एचआर के लिए आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इक्वल एम्प्लॉयमेंट लॉ को फॉलो किया जाए, एज डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, और इक्वल पे एक्ट और सबकी रेमुनरेशन के अंदर बैलेंस क्रिएट किया जाए। चैलेंजेस फेस बाय एचआर मैनेजर। चैलेंजेस जो एचआर मैनेजर फेस करता है उसमें एक है प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन। किसी भी एचआर के अंदर जो प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज में हमें फेस करना होता है जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। जॉब एनालिसिस यानी जॉब को एनालाइज करना पड़ता है और जॉब डिजाइन डेवलप करना पड़ता है। जॉब एनालिसिस में हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। हम जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। हम फिर जो है एम्प्लॉय को जॉब रोटेशन के जरिए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मुंतकिल करते हैं ताकि एम्प्लॉय की लर्निंग बढ़ सके। जॉब इनलार्जमेंट में हम डिफरेंट एक्टिविटीज को कंबाइन करके एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ हैं जो हम जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन के चैलेंजेस एचआर मैनेजर फेस करता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग एक चैलेंज है। डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि करंट ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज की, कि किस पोजीशन पे कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए। एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और उसको इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआर मैनेजर के लिए चैलेंज है। फिर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, रिक्रूटमेंट फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना और उन पॉलिसीज में फोकस करना कि आया ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल इंटरनल हायरिंग है या एक्सटर्नल। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एचआर मैनेजर का।
फिर एक एचआर मैनेजर का चैलेंज होता है डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, कि हम किस तरीके से डेवलपमेंट हासिल करें, किस तरीके से इवैल्यूएशन। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे अहम है वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन इशू इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइजर, कोवर्कर, ट्रेनर्स, जॉब ड्यूटीज, जॉब लोकेशन एक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने न्यू एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन फराहम करना बहुत प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस ओरिएंटेशन में हम ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को इलस्ट्रेट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स के इंट्रोडक्शंस करवाते हैं। कोवर्कर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है और जॉब ड्यूटीज और जॉब लोकेशन के बारे में बताया जाता है। एम्प्लॉय प्लेसमेंट के अंदर जो है प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, जॉब पोजीशन, जॉब पोस्टिंग प्रोग्राम, ये तमाम हमारे एम्प्लॉय प्लेसमेंट होती हैं। प्लेसमेंट में हम और अपने डिफरेंट एम्प्लॉय की अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस प्रमोशन करते हैं। हम अपने डिफरेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफर करते हैं। हम वीक परफॉर्मर को डिमोट करके उनको दोबारा पुरानी प्रीवियस पोजीशन पे ले आते हैं। और जॉब पोस्टिंग प्रोग्राम और मुख्तलिफ जॉब के पोस्टिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी चैलेंज है। ट्रेनिंग, इसके तहत जो है ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप करती है, जॉब रोटेशन एग्जीक्यूट करती है, लेक्चर्स एंड वीडियो प्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी फराहम करती है, एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, और हम चेक करते हैं कि ट्रेनिंग से अपनी एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज में कितना इंक्रीमेंट आया। तो ये हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं जो आज की इस क्रिटिकल और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग के अंदर कैरियर इंफॉर्मेशन, सेमिनार्स, कैरियर काउंसलिंग, हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉय से शेयर करें वैल्यूएबल कैरियर इंफॉर्मेशन। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है सेमिनार कंडक्ट करती है। इसके ऑर्गेनाइजेशन कैरियर काउंसलिंग करती है अपने एम्प्लॉयज की। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल सिस्टम, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड अप्रेजल मेथड, कि हम किस तरीके से प्राइस करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डेवलप किए जाते हैं कि हम किसी भी एक्टिविटी या किसी भी जॉब की मैक्सिमम कितनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस चाहते हैं, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करते हैं। तो इससे हमें जो है प्रोसेस होता है ये हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल का। फिर हमारे पास एक जो नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड प्रोटेक्शन। ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज है कि हाउ टू कंपनसेट द एम्प्लॉय एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉइज। इसमें पहला है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी में जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन मेथड, कंपनसेशन स्ट्रेटजीज एंड एडजस्टमेंट। हम जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन के जरिए मुख्तलिफ एक्टिविटी को एक दूसरे से अलग करते हैं। फिर उनको हम इवैल्यूएशन ऑफ मेथड के जरिए इवैल्यूएट करते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं कि किस जॉब की कितनी रेम्यूनरेशन या कितनी सैलरी या वेजेस होनी चाहिए, और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंसेंटिव एंड गेन शेयरिंग, एलिजिबिलिटी एंड कवरेज, इंसेंटिव सिस्टम, प्रोडक्शन शेयरिंग प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। हम जो है मुख्तलिफ इंसेंटिव डेवलप करते हैं और उस इंसेंटिव के अंदर है सबसे अहम प्रोडक्शन शेयरिंग प्लान और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, जिसके जरिए हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट एंड सर्विसेज। बेनिफिट एंड सर्विसेज में इंश्योरेंस बेनिफिट, लीव ऑफ एब्सेंस, शिफ्ट अलाउंस, ये तीन हम बेनिफिट अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। जिसमें एक है इंश्योरेंस बेनिफिट, कि एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दी जाती है जिसकी प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। सेकंड, उसके बाद है लीव ऑफ एब्सेंस, मुख्तलिफ नौयत की उसको लीव दी जाती है मुख्तलिफ रीजन से। और शिफ्ट अलाउंस, अगर ऑर्गेनाइजेशन में राउंड द क्लॉक 24 आवर्स वर्क हो रहा है तो उसमें जो ऑड शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट, उसका जो है शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड हेल्थ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फिजिकल, दो तरह की एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है।
एक एम्प्लॉय चाहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी उसको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी, यानी वो जिस जगह पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो प्लेस उसके लिए सिक्योर होना चाहिए, वहां पे एंटी फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, और वो जगह ओवरऑल सिक्योर होनी चाहिए। तो दो तरह के सिक्योरिटी हम प्लान डेवलप करते हैं, एक फाइनेंशियल और एक फिजिकल। फाइनेंशियल प्लान के लिए प्रोविडेंट फंड होते हैं, ग्रेजुएटीज होती हैं, जिसकी जैसे हम अपने एम्प्लॉय को फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है हमारे पास एम्प्लॉय रिलेशन एंड असेसमेंट, कि एम्प्लॉय के रिलेशनशिप और उनकी असेसमेंट किस तरह की जाए। इसमें हमारे पास सबसे पहले एम्प्लॉय रिलेशन चैलेंजेस। एम्प्लॉय रिलेशन चैलेंजेस के अंदर है मोटिवेशन, लीडरशिप, लीडिंग क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन सिस्टम। एम्प्लॉय रिलेशन चैलेंजेस में सबसे पहले अहम चीज होती है एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, एम्प्लॉय को किस तरीके से रहनुमाई यानी लीडिंग की जा सके, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव और स्टेबल किया जा सके, और एम्प्लॉय कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे बैकबोन जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होती है उसकी कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, तो उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाए। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, यूनियन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, सीबीए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हम यूनियन का जो स्ट्रक्चर और यूनियन के फंक्शन डेवलप करते हैं, और जो हमारे पास एक डायरेक्शन है सीबीए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, किस तरीके से मैनेजमेंट और यूनियन के डिस्प्यूट को डिसॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है असेसमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन में जो हमारा सबसे अहम चीज होता है वो ह्यूमन ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस को चेक करते हैं ह्यूमन ऑडिट के जरिए। उसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को चेक करते हैं। तो ये तमाम हमारे लिए चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एचआर मैनेजर की। एचआर मैनेजर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एचआर मैनेजर एंड रिएक्टिव एचआर मैनेजर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिव मैनेजमेंट। प्रॉब्लम अकर, रिस्पॉन्ड टू मेक डिसीजन। ये वो रिएक्टिव मैनेजर या रिएक्टिव मैनेजमेंट होती है जो कि प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्ट करती है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू नीड डिसीजन मेकिंग करती है, और प्रॉब्लम के प्रिवेंटिवली क्वेश्चंस नहीं रखते। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट वो होती है जो प्रॉब्लम आर एंटिसिपेटेड एंड करेक्टिव एक्शन स्टार्ट बिफोर प्रॉब्लम अराइज। ये फ्यूचर के बारे में प्रोडक्ट करते हैं, किसी भी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने से पहले वहां पे आने वाली प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं, और मेंटली और फिजिकली रेडी रहते हैं कि जैसे ही वो प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम के आने से भी पहले सिक्योरिटी मेजर ले लिए जाएं। तो ये मैनेजमेंट कहलाती है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजर, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल मैनेजर, स्टाफ और मैन विच functional authority imply for the purpose for giving advice to other operating manager on personal matter is called a personal manager। पर्सनल मैनेजर कौन होता है? एक ऐसा स्टाफ होता है जो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और अथॉरिटी रखता है किस लिए? एडवाइस के लिए। किसको? अदर ऑपरेटिंग मैनेजर को। पर्सनल मैटर इज कॉल्ड पर्सनल मैनेजर। यानी ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन का सबब बनता है और ये डिफरेंट मैनेजर को वैल्यूएबल एडवाइस फराहम करता है उनके क्रिटिकल इश्यूज में। ऐसे लोगों को हम कहते हैं पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजर्स, मैनेजरियल फंक्शन। सबसे बुनियादी फंक्शन जो पर्सनल मैनेजर को होता है मैनेजरियल फंक्शन। द मैनेजरियल फंक्शन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट।
सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन जो है कि पर्सनल मैनेजर एग्जीक्यूट करता है, जिसमें एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग है। फिर ऑपरेटिव फंक्शन आ जाते हैं। ऑपरेटिव फंक्शन में इट इंक्लूड वेरियस टास्क सच एज रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, सेपरेशन एंड मेंटेनिंग। तो ये वो हमारे ऑपरेटिव फंक्शन है जो कि पर्सनल मैनेजर इसको फॉलो और एग्जीक्यूट करता है। इसके अंदर सबसे पहले रिक्रूटमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज को एक्वायर कैसे करना। फिर रिक्रूटमेंट, किस तरीके से अट्रैक्ट करना। डेवलपमेंट, उनके कॉम्पिटेंसीज में किस तरह इजाफा करना। कंपनसेशन, उनको किस तरह कंपनसेट करना। इंटीग्रेशन, उनको कैसे इंटीग्रेट करना। और फिर लास्ट में सेपरेशन, और किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को सेपरेट करना इन द शेप ऑफ रिटायरमेंट, फायरिंग। ये वो हमारी कंडीशन होती है जो हम सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल मैनेजर फंक्शन। पर्सनल मैनेजर फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन है रिक्रूटमेंट। Recruitment is the process of finding and attracting capable applicants for the employment. रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए हम तलाश करते हैं और फिर तलाश करने के बाद अट्रैक्ट करते हैं उन कैपेबल कैंडिडेट्स को जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे दो तरह की रिक्रूटमेंट होती है। एक इंटरनल रिक्रूटमेंट, इफ वन पर्सन इज ऑलरेडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन he sets promotions or transfer to the another job, then it is called internal recruitment। यानी ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है लेकिन वो लोअर पोजीशन पर है, लेकिन उसकी टाइम टू टाइम उसकी कॉम्पिटेंसी में इतना इजाफा हो गया है कि वो अब सुपीरियर पोजीशन पे एडजस्ट हो सकता है। तो ये हमारा प्रोसेस कहलाता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। सेकंड है हमारे पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। व्हेन वैकेंसी कांट बी फुलफिल internally, then the organization must look for application. This type of recruitment is called external recruitment। जब ऑर्गेनाइजेशन को ये बात पता चल जाए कि वो पोजीशन और वो डेजिग्नेशन जो हम इंटरनली फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए एक्सटर्नल, यानी इन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में मुख्तलिफ कैंडिडेट को ट्रैक करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी कहलाती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। पर्सनल मैनेजर फंक्शन, इसमें पहला फंक्शन आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर पर्सनल मैनेजर शुड गिव वेजेस, सैलरीज, बोनसेस, पे फॉर द वर्क। और पर्सनल मैनेजर जो है अपने मातहत वर्कर्स को जो है वेजेस देता है, सैलरीज देता है, बोनसेस देता है, और ये उनकी अकॉर्डिंगली वर्क होता है। इंटीग्रेशन, अ पर्सनल मैनेजर शुड इंटीग्रेट द एम्प्लॉय इनटू मेन टास्क, कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को उसके मेन टास्क में इंटीग्रेट करे, उससे कोऑर्डिनेशन करे, उससे कम्युनिकेशन करे। पर्सनल मैनेजर फंक्शन में सेपरेशन, आफ्टर फिनिशिंग वर्किंग पीरियड ऑफ वर्कर, ऑल नेसेसरी प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट एंड रिजिग्नेशन आर टेकन बाय द पर्सनल मैनेजर। कि फिर एक वो स्टेज आता है जिसपे हमारे और एम्प्लॉयज के जो है गोल्स एंड टारगेट अचीव होने के बाद सेपरेशन का मरहला आता है, जिसमें हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर देते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे और इंशाल्लाह हम इस सेशन को जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको पर्सनल मैनेजर के फर्दर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
एंड करो।